इससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा होगी, उनको फिर वो तक़वियत मिलेगी, वो फिर वही कुछ करेंगे। इनके यहाँ तखरीब की सलाहियत है, तामीर की सलाहियत ही नहीं है। लिहाजा जब भी आप उसको मौका देंगे वो तखरीब ही की तरफ लोगों को ले जाएंगे। जी कितनी मुश्किल में आज इस वक्त हम पाकिस्तानी मईशत को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। उसके असरात यकीनन अभी तक कौम को नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जिस तरह डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो रहा है, जिस तरह मुख्तलिफ हमारे पेट्रोलियम की और दूसरी कीमतों को नीचे गिराया जा रहा है और इस तरफ एक अमल जारी है, सो इसको अब चलना पड़ेगा। मईशत पहले भी मजबूत हुई है और आज आप खुद देखें कि IMF के नाम हाथों हमें इसी ने गिरवी रखा था, स्टेट बैंक को इसी ने उनके नाम गिरवी कर दिया। और इस हुकूमत ने 6 महीने के अंदर अंदर, जब आप दुनिया की ब्लैक लिस्ट के किनारे खड़े थे और दिवालियापन के किनारे खड़े थे, आज वहां से उठाकर ग्रे पे ले आए और ग्रे से हम वाइट पे ले आए उसको। दुनिया ने पाकिस्तान को वाइट तस्लीम कर लिया है और अब दुनिया की मईशत जो है वो पाकिस्तान के लिए खुल गई है और पाकिस्तान के लिए इमदाद भी गरासी भी खुल गए हैं। तो ये सारी चीज़ें रियासत की है जो आंख झपकने में तो नहीं होती, पलक झपकने में नहीं होती जी, लेकिन थोड़े से असरात उसके सामने आ रहे हैं कि किस तरह हम मुस्बत रफ्तार की तरफ जा रहे हैं। आज एक बार फिर जब चाइना पाकिस्तान का एक बाज़ाब्ता इजलास हो रहा है और जिसमें चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अगले साल में इन्वेस्टमेंट के लिए किस किस शोबे में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे सरमायाकारी करनी है, तो ऐन उसी दिन हंगामा खड़ा करना, इस्लामाबाद को परेशान करना, इस्तिराब पैदा करना, ताकि एक मुल्क जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, 3-3.5 सालों में चाइना की सरमायाकारी से पाकिस्तान में जारी तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स फ्रीज कर दिए गए थे। कोई हमारे मुल्क में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है इन 3-3.5 सालों में सामने नहीं आया। आज वो दोबारा उन मुअत्तल मंसूबों को शुरू करने के पर आमादा हो रहा है। कुछ नए मंसूबे भी सामने आएंगे, ये जानते हुए कि ये हुकूमत जो है वो 1 साल तक है या उससे कुछ कम भी, लेकिन उसके बावजूद वो एतमाद कर रहा है। पहले भी जब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहिदात करने के लिए चीनी सदर पाकिस्तान आ रहा था, तो उस वक्त भी उसने 126 दिन का धरना देकर पाकिस्तान की मईशत की सफ़र को रोका और ये तो उस वक्त की तमाम पार्लियामेंट मुत्तहद हो गई, आसाबी जंग थी और हम उस आसाबी जंग से निकल गए। लेकिन फिर जब इसको हुकूमत मिली और जिस तरह उसने मईशत को फ्रीज किया पाकिस्तान के, आज उससे हम निकलना चाहते हैं, निकल रहे हैं। तो हर शख्स को इस अंदाज के साथ सोचना चाहिए, इस अंदाज के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये जानना चाहिए कि आज फिर जब चीन पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का एक दौर आज शुरू हो रहा है, उस पर आज ही के दिन उसने इस किस्म की सूरत हाल क्यों पैदा कर दी है। तो ये कोर्ट की तरफ से भी आइन शिकन साबित हो चुका है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी चोर साबित हो चुका है, और चोरी भी बड़ी घटियापन चोरी भी तो कोई काम की चोरी होनी चाहिए घड़ियां चोर तो ये सारी घटियापन उसके किरदार का खुलासा है और आज वो कौम के सामने किस मुंह से आने की कोशिश कर रहा है। इसके यहाँ न कोई वक़ार है, न कोई शाइस्तगी है, न कोई शर्म हया है, और बस मैं आ रहा हूँ। किस बात पे आ रहे हो जी? तुमने क्या किया? मेरे खिलाफ साजिश हुई है। किधर साजिश हुई है भाई? ऐसी बस एक कागज लहरा कर साजिश हुई है। कागज किधर है? अब कहते हैं कागज गुम हो गया। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पाकिस्तान का सरकारी वो गुम हो गया जी। तो इस किस्म की गैर संजीदा सियासत पाकिस्तान में फरोग पा रही है, इसका रास्ता रोकना है इंशाल्लाह। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके चाँचू से हम मुतासिर होंगे।
قطعی طور پر۔ سر ارشد شریف کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیرونی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ کون سے عناصر ہیں اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، ارشد شریف صاحب پاکستان کے بیٹے ہیں اور بیرون ملک ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اپنی پالیٹکس کے لیے کوئی حادثے کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کے گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کی بوڑھی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کا خاندان ہمدردی کا مستحق ہے، ان کے گھر جا کر تعزیت کرنے کا مستحق ہے، اور یہاں پر یکدم اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دینا، یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے؟ کس بات کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ کس کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ اور اگر یہی بات آپ نے کرنی ہے اور آپ کو کاؤنٹر کیا جائے، آپ ہی کے خلاف سوالات اٹھا لیے جائیں، پھر کیا کرو گے؟ تو دوسروں کی طرف ایک انگلی جو ہے بڑھانے کے بعد پھر آپ کی طرف بھی تھی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ عمران خان نے مارچ میں آفر کروائی تھی کہ آرمی چیف جو ہے غیر معینہ مدت تک جو ہے توسیع لے سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا؟ یہ تو اس نے کیے ہیں، اب ہم تو نہیں کہنا چاہتے تھے ایسی بات۔ جو چیزیں راز کی ہے اور پھر ہمارے سے متعلق نہیں ہیں، یہ ایک تسلسل کے ساتھ وہ واشگاف ہوتا جا رہا ہے، بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ہم نے بھی یہ عزم کیا ہوا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی ایجنڈا اور اس کی بنیاد پر اس کے ایجنٹ کو پاکستان میں سیاست نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ کون؟ عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں ابھی بھی؟ دیکھیے، جو ملک کو نہیں دیکھتے، جو ریاست کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور اپنے ذات کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، شاید ایسے عناصر اب بھی ان کے پیچھے ہوں، لیکن ان کو بھی شکست دینا ہوگی۔ ایس آئی کی جانب سے پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ رات کے اندھیرے میں عمران خان جو ہے ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوتا تھا، صبح عمران خان جو ہے اپنے الفاظ تبدیل کر دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل حقیقت ہے، یعنی جو عمران خان کی اصل حقیقت ہے آج اس کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہی وہ کچھ ہے، یہی تھا، یہی رہے گا۔ اچھا سر، کل فیصل بابا صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان نے جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور راشٹر علاقے نظر آ رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لانگ مارچ کی تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ویسے بھی اس کے ساتھ لوگوں نے آنا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہلکے پھلکے لوگ ہیں نا، وہ کوئی گرم زمین جو ہے وہ اس پر ان کے تلوے جو ہیں وہ ٹک نہیں سکتے جی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ میں زمین کو ٹھنڈا رکھوں، انجوائے کریں گے، مزے کریں گے۔ تو یہ تحریکیں جو ہوتی ہیں یہ انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہیں جی، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں سے تو ان کی حماقت اور اس کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے، حقیقی آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقی آوارگی کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو جس آوارگی کی طرف میں نے لے جانا تھا، جس مغربی تہذیب کی طرف میں نے لے جانا تھا، اور جس کے بارے میں مجھے دھمکیاں دی گئی تھی 2013 میں کہ آپ کے ساتھ مسجد کا مولوی بھی نہیں رہے گا، الحمدللہ پاکستان کا مولوی بھی اکٹھا ہے، ہماری تہذیب بھی محفوظ ہے، اور مغربی تہذیب کو شکست بھی ہم دے چکے ہیں۔ اور یہ اب سمجھتا ہے کہ پاکستان کیوں بچ گیا تو میں پاکستان کو کیسے تباہ کروں، مزید دوبارہ اقتدار میں آ کر جو بچا کچا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دوں۔ اور اگر تہذیب بے حیائی کی وہ فروغ نہیں پا سکی تو میں ایک آزادی کے نام پر دوبارہ جو ہے نوجوانوں کو اور الفاظ دیگر اوباشوں کو پھر دوبارہ مقدموں کے وہ میدان میں آئیں۔ اس قسم کے لوگوں سے نہ ہم مرعوب ہو رہے ہیں، نہ ہم ایسے مورچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے ضمنی الیکشن میں بھی اور اس ضمنی الیکشن میں بھی
वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है वो सीटें जीती है, क्या वजह है कि दूसरी जानिब पीडीएम की तरफ से जो है वो कैंडिडेट के और वो नाकाम हो? कुछ तो यही लग रहा है कि आवाम जो है वो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उसकी हुकूमत में सारे ज़िम्मे हम जीते रहे हमारी हुकूमत में फिर वो जीता रहा है। और मैं वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि हुकूमती साइड जो है उसमें कोई 11 से ज़्यादा जमातें शामिल हैं। 11 से ज़्यादा जमातों के शमूल के साथ वो एडजस्टमेंट जो होती है इंतखाबी हिकमत अमली के लिए वो नहीं हो सकी है जी। तो उसमें हमारी अपनी हिकमत अमली की कमज़ोरियों का दखल है। और फिर ये कि जब एक जिम्मेवारी हम पर आ गई और हम फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं तो लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस दलदल में वो हमें ले जा चुका है उस दलदल से निकालना कितना मुश्किल काम था। तो ये बर्दाश्त की चीज़ें हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इसमें हमारी हिकमत अमली की भी कमज़ोरियाँ हैं। एक बहुत बड़ी 11-12 जमातों का कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि जी हमारा कैंडिडेट मुश्तरक होगा, उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं बना पाई जाती। तो यही चीज़ थी कि उसकी हुकूमत थी तो सारे ज़िम्मे हम जीत रहे थे, और हमारी हुकूमत आ गई तो लोगों के तो तनकीद का निशाना कुछ हम बन रहे हैं, और कुछ बदनज़मी भी है, स्ट्रेटजी भी ठीक नहीं रही है। तो ये वो वजूह हो सकती हैं, वरना ऐसा नहीं है कि कोई आप समझें कि पब्लिक उसके साथ है। और कुछ लोकल मसाइल भी होते हैं। फिर रावलपिंडी से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस मुल्क के माशी हालात बेहतर करने के लिए ये तमाम सियासी जमातें जो हैं ये मिल बैठ जाएँ। आप समझते हैं कि ये तमाम सियासी जमातें जो हैं अवाम के लिए हमारे लिए मिल बैठेंगी माशी हालात? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जमीयत उलमाए इस्लाम ने पीडीएम की सरबराही इजलास में वाज़ेह तौर पर अपना मशवरा दिया है कि हमारी तरजीह इस वक्त जब मखलूत हुकूमत है और बहुत मुख्तलिफ पार्टियां हैं, उनके मुख्तलिफ मंशूर हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, हमें कॉमन चीज़ कि जो मुल्की मईशत है उस पर तमाम तवानाइयाँ हमें सर्फ करनी चाहिए, और कोई मुतनाज़ा कानून साजी की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। अगर कोई पार्टी एक ऐसा बिल लाती है कि जिससे दूसरी पार्टी का इख्तिलाफ राय है, तो ये तो एक मखलूत हुकूमत को नाकाम बनाने के हम खुद असबाब तलाश कर रहे हैं। तो ऐसी कानून साजी को फौरी तौर पर रोकने के लिए हमने कहा कि मुतनाज़ा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी मईशत को बेहतर, महंगाई के खात्मे के लिए, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए उस पर हम अपनी तवानाइयाँ सर्फ करनी चाहिए, और इस हमारी राय को कबूल किया गया है, और इंशाअल्लाह इसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमसे माजी में कुछ गलतियाँ हुई थी तो 20 साल से उन्हें अपने खून से जोड़ा है, इस हवाले से उन गलतियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, माजी में जाएंगे तो बहुत लंबा किस्सा है, उसमें गलतियाँ भी हैं, रियासती इदारों की गलतियाँ भी हैं, सियासतदानों की गलतियाँ भी हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें हैं। एक मौजू फिर उस पर बात नहीं की जा सकती, बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। लेकिन अगर हम एक दफ़ा अपनी उन गलतियों के इजाले और नुकसानात की तलाफ़ी की तरफ मुतवज्जे हैं तो हमें एक कौमी जज्बे के साथ उसकी तरफ बढ़ना होगा, एक यकजहती के साथ हमें उसकी तरफ बढ़ना होगा, और अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। वो अपने ससुराल के घर चला जाएगा।